जल चिकित्सा भौतिक अक्षम जितने भी बच्चे होते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जल में खेलना बच्चों को आनंदित एक क्रियाकलाप है। ऐसे ही आनंदित क्रियाकलाप को ही हम चिकित्सा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी जानकारियाँ भौतिक चिकित्सा के विषय में की हैं। उससे संबंधित मानसिक बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक विकलांगता और उस पर भौतिक चिकित्सा का क्या प्रभाव हो सकता है, इस पर चर्चाएं की हैं। हमने साथ ही साथ शारीरिक रचना, हड्डियों की संरचना, हड्डियों में होने वाली विकृतियों के विषय में आपको चर्चा की। आज हम एक जनरल डिफॉर्मिटी यानी सामान्य विकृतियाँ कितनी होती हैं शरीर में, उस पर चर्चा करेंगे। विकृतियों पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है, जब तक आप विकृतियों को समझेंगे नहीं तब तक उस पर होने वाले भौतिक चिकित्सा के प्रभाव को समझ नहीं पाएंगे। विकृतियाँ यानी डिफॉर्मिटी शरीर में 3 रूपों में विभाजित होती है। जहाँ तक भौतिक अक्षमता को छोड़ दिया जाए, वो भी एक प्रकार की डिफॉर्मिटी है। तो शारीरिक विकलांगता जो है मांसपेशीय विकलांगता, तंत्रिकीय विकलांगता और कंकालीय विकलांगता में विभाजित है। ये अलग अलग ऊपर वाले अंगों के लिए अलग, स्पाइन के लिए अलग और नीचे वाले अंगों के लिए अलग होती है। ऊपर वाले अंगों को अगर देखा जाए तो कंधे में कंधा का जाम होना, कंधे का आगे झुक जाना, कंधे का ऊपर होना, कंधे का उखड़ जाना। गर्दन में अगर देखी जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का आगे झुकना जिसको हम लोग काइफोसिस कहते हैं, गर्दन को पीछे चले जाना जिसको हम लोग लॉर्डोसिस कहते हैं या सर्वाइकल लॉर्डोसिस करते हैं, गर्दन को बाएं झुक जाना या गर्दन को दाएं झुक जाना भी एक प्रकार की डिफॉर्मिटी। ये सारी डिफॉर्मिटी ऊपर वाले अंगों में मांसपेशी हो सकती है या कंकाल से संबंधित हो सकती है। कुछ इसमें विकृतियाँ ऐसी होती हैं या डिफॉर्मिटी ऐसी होती है जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित भी है। अब हम यदि स्पाइन यानी रीढ़ की विकृतियों की बात करें तो जब स्पाइन आगे की ओर झुका हो तो उसे काइफोटिक पोजीशन कहते हैं। जब स्पाइन पीछे की ओर झुका हो तो उसे लॉर्डोसिस पोजीशन कहते हैं। जब स्पाइन बाएं या दाएं झुका हो तो उसे स्कोलियोसिस पोजीशन कहते हैं। ये सारी ही अवस्था मांसपेशीय हो सकती है, तंत्रिकीय हो सकती है या हड्डियों से संबंधित हो सकती है। ये विकलांगता शारीरिक विकलांगता में गिनी जाएगी जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों में पाई जाती है। पैरों में अगर होने वाली विकलांगता को देखी जाए तो कमर के आसपास अगर देखी जाए तो कमर के हड्डियों का जाम होना, कमर की हड्डियों का आगे की ओर झुकना, कमर की हड्डियों का खिसक जाना। अगर घुटने में देखा जाए तो घुटने की हड्डियों का पास होना जिसे बो नी डिफॉर्मिटी कहते हैं, घुटियों की हड्डियों का दूर दूर हो जाना जिसे नॉक नी डिफॉर्मिटी कहते हैं, घुटने की हड्डियों का पीछे खिंच जाना जिसे जीनु वेलगम कहते हैं या हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। अगर नीचे एंकल वाली जॉइंट को देखा जाए तो एंकल की जॉइंट का जाम होना, स्वेलिंग हो जाना, अंदर की ओर झुक जाना जिसे CTEV कहते हैं। ये सभी जन्मजात विकलांगता है जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों में पाई जाती है। इन सभी प्रकार की विकलांगताओं को जानने के साथ ही साथ आपको इसमें यह जानकारी रखनी पड़ेगी कि कौन सी विकलांगता मांसपेशीय तनाव की वजह से, कौन सी विकलांगता तंत्रिकीय तनाव की वजह से, कौन सी विकलांगता बौद्धिक अक्षमता की वजह से हुई। साधारण तौर पर हमने सिर्फ आपको उनकी विकलांगता उनके अंगों से संबंधित रूपों में आपका परिचय दिया है। जब ये विकलांगता मांसपेशी से संबंधित होगी तो भौतिक चिकित्सा में आप विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज को करा करके उसकी समस्या को दूर करेंगे। परंतु यदि यह समस्या जन्मजात है तो आपको शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन थेरेपी का प्रयोग करना पड़ेगा जो भौतिक चिकित्सा के दायरे से बाहर है। आगे के सत्रों में और इसी सब प्रकार की विकलांगता से संबंधित में हम कैसे उपकरणों का या कैसे चिकित्सा का प्रयोग करते हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। भौतिक चिकित्सा जिसमें हम व्यायाम चिकित्सा, वैद्युत चिकित्सा, जल चिकित्सा के विषय में चर्चा करते हैं। व्यायाम चिकित्सा के विषय में हमको पहले बता चुके हैं, उनके प्रकार के विषय में चर्चा कर चुके हैं। वैद्युत चिकित्सा जो होती है वो विभिन्न प्रकार के मशीनों द्वारा की जाती है। मशीनें जो वैद्युत चीज़ों से चलती हैं, जो ताप से संबंधित हैं, जो ऊष्मा से संबंधित हैं और जो विभिन्न प्रकार के संरचनाओं से जुड़ी होती है। ताप से संबंधित चिकित्सा का तात्पर्य यह है कि हम विभिन्न प्रकार के रूपों में किस प्रकार से सिकाई देते हैं। जल से सिकाई देते हैं, बालू से सिकाई देते हैं, ड्राई हीट किसी दूसरे पैड से सिकाई देते हैं। सिकाई करने से
मांसपेशी उस प्रकार की मांसपेशी के आसपास रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। यदि कोई विकलांगता मांसपेशियों से संबंधित है तो मांसपेशियों के ढीले होने की वजह से वह अपनी साधारण अवस्था में आ सकती है। परंतु यदि वह विकलांगता मांसपेशियों से संबंधित नहीं है तो उस पर ताप चिकित्सा करने से कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार ताप की दूसरी चिकित्सा जो होती है वो गर्म पानी की सिकाई से या भाप से होती है। यह चिकित्सा दूसरे शुष्क ताप यानी ड्राई हीट से ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप जिसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा है वह शरीर में जल्दी अवशोषित होगा और इसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होने की वजह से यह कहीं शरीर के अंदर तक ज़्यादा पहुँचेगा, जबकि शुष्क चिकित्सा केवल ऊपरी सतह तक हो जाता है। यह भी ताप चिकित्सा का एक प्रकार है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस प्रकार की चिकित्सा में हम भीतरी गहरे रूप से सिकाई देते हैं, जबकि शुष्क चिकित्सा में सिर्फ हम ऊपरी रूप तक सिकाई देते हैं। ताप चिकित्सा के बाद हमारी वैद्युत चिकित्सा है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वैद्युत तरंगों को शरीर में प्रभावित करते हैं। यह तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो डीसी करंट में चलती हैं। साधारण तौर पर हम लोग बाहर के रूप में एसी करंट का प्रयोग करते हैं। डीसी करंट जिसकी आवृत्ति बहुत ही कम होती है, शरीर पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यह हमारे शरीर की तंत्रिकीय संरचना को उद्दीपन करता है। जैसे जैसे उसका उद्दीपन होता रहता है, मांसपेशी संकुचन बढ़ता या घटता जाता है। मांसपेशी संकुचन के बढ़ने या घटने से उस उपरोक्त अंगों की कार्यकुशलता बढ़ती है और वह धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार शरीर की चाल ढाल और उसकी विकृतियाँ धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। परंतु यह हमें ध्यान देना है कि हमें किस प्रकार की मशीन कैसे प्रकार की विकलांगता में कितने समय तक लगाना है। यह हमारे अपनी खुद के नियंत्रण पर, खुद के ज्ञान पर संभव होता है। अतः ऐसे समय में हम विशेष प्रकार के भौतिक चिकित्सकों का अर्थात फिजियोथेरेपिस्ट का प्रयोग करना चाहिए। बिना किसी जानकारी के ऐसी मशीनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी जो चिकित्सा है वो जल चिकित्सा है। जल चिकित्सा भौतिक अक्षमता वाले बच्चों में विशेष प्रकार की शारीरिक विकलांगता को दूर करने में काफ़ी मदद करती है, क्योंकि जल जिसमें बच्चों को खेलने में विशेष आनंद आता है, साथ ही साथ उनकी क्रियाकलापों को बढ़ाता है। तीसरी जो चिकित्सा है वो जल चिकित्सा है। जल चिकित्सा भौतिक अक्षम जितने भी बच्चे होते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जल में खेलना बच्चों को आनंदित एक क्रियाकलाप है। ऐसी आनंदित क्रियाकलाप को ही हम चिकित्सा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह जल चिकित्सा उनके विशेष प्रकार के गमन यानी चलने फिरने के प्रशिक्षण, उनके क्रियाकलाप के प्रशिक्षण में मदद करता है। हमें यह आसानी से ज्ञात है कि जब कोई व्यक्ति हवा में रहता है अर्थात पृथ्वी के तल पर रहता है तो उसका वजन ज़्यादा, लेकिन जब वह जल के तल में उतरता है तो उसका वजन उसके अपनी वास्तविक वजन का आधा हो जाता है। आधे वजन महसूस होने के कारण यह है कि जल भी एक प्रकार का उत्प्लावन बल लगाता है जो शरीर पर उसके भार बल के बराबर होता है। इस वैज्ञानिक विश्लेषण का उपयोग करके हम जिस बच्चे को पृथ्वी के तल पर आसानी से नहीं चला पा रहे थे क्योंकि उनकी मांसपेशियां कमजोर थी, उन्हें हम जल में आसानी से चलने फिरने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। यह चलने फिरने का प्रशिक्षण, उठने बैठने का प्रशिक्षण और यह सारे क्रियाकलाप जल में हो सकता है। इस प्रकार के जल की चिकित्सा के लिए हम विशेष प्रकार के पूल का प्रयोग करते हैं। पूल एक साधारण स्विमिंग पूल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके अंदर का जो जल स्तर होना चाहिए उसका पीएच लगभग 7 होना चाहिए, अर्थात ना वह ज़्यादा अम्लीय हो और ना ही ज़्यादा क्षारीय। उसका तापमान लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे कम या इससे ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ उसमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पूरी साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर और विभिन्न प्रकार की रस्सी या जीवन रक्षक पेटियाँ रखी हैं। कभी किसी वजह से अगर कोई दुर्घटना होती है तो हम इन जीवन रक्षक पेटियों का प्रयोग करके खुद को अर्थात प्रशिक्षक अपने आप को और उस बच्चे को बचा सकता है, जिससे डूबने में का किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। परंतु ऐसे जल चिकित्सा देने से पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये कि बौद्धिक अक्षम बच्चे को किसी प्रकार का ज्वर यानी बुखार ना हो। दूसरा, उसमें किसी प्रकार का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी मूत्रजनित रोग ना हो। तीसरा, उसे किसी प्रकार का चेस्ट का, स्किन की बीमारी ना हो और उसे जल से उतरने से किसी प्रकार का भय यानी कि हाइड्रोफोबिया ना होता। ऐसे बच्चों को सिलेक्शन होने के बाद हम उसे रस्सी के सहारे चलने का प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने से पहले विभिन्न प्रकार की जीवन रक्षक पेटियों को पहना देते हैं। जीवन रक्षक पेटियाँ विभिन्न प्रकार के रबर की बनी होती हैं जिसमें वायु भरी होती है। यह बच्चे को डूबने से बचाने में मदद करती है। साथ ही साथ प्रशिक्षक को भी इसे पहन लेना चाहिए। इस विभिन्न प्रकार के पूल थेरेपी में रस्सी के सहारे पकड़ करके उनसे चलने फिरने, उठने बैठने, हाथ पैर हिलाने का, वो सारे प्रकार की बौद्धिक अक्षमता के साथ साथ जो शारीरिक अक्षमता है उसको दूर करने के लिए मांसपेशीय ताकत बढ़ाने का इनका उपयोग किया जाता है। ये जल चिकित्सा साधारण रूप में काफ़ी कारगर है और भौतिक चिकित्सा के इस भाग में काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ ये बच्चों की मांसपेशी विकलांगता, हड्डियों की विकलांगता को दूर करने के साथ साथ उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है
उन्हें यह महसूस कराता है कि हम कौन सी क्रियाकलाप कैसे कर रहे हैं, हम किस जगह पे कर रहे हैं, हमें क्या सिखाया जा रहा है। यह उसके शैक्षिक प्रबलता को यानी शैक्षिक योग्यता को भी बढ़ाने में मदद करता है। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।